हेलो डियर स्टूडेंट। एडू प्लेनेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज अपन फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इसके अलावा आपको क्या सीखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एसोसिएटेड विथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर क्या सीखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा मिलेगा आपको मेडिकेशंस दैट अफेक्ट ईच बॉडी सिस्टम। मेडिकेशंस दैट अफेक्ट ईच बॉडी सिस्टम। ये आपको सीखने को मिलेगा। अब अपन डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी बेसिक्स के बारे में। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी बेसिक्स के बारे में। फार्माको फार्माकोलॉजी बेसिक्स क्या क्या होते हैं तो देखते हैं कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। फार्माकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन। फार्माकोलॉजी is the study of is the scientific study of the origin का मतलब कहाँ से पैदा हुआ। नेचर मतलब टाइप नेचर मतलब टाइप ओरिजिन नेचर केमिस्ट्री इफेक्ट्स एंड यूजेज ऑफ मेडिकेशंस। मतलब कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन नेचर केमिस्ट्री इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ मेडिकेशन। तो फार्माकोलॉजी होती है द टर्म फार्माकोलॉजी द टर्म फार्माकोलॉजी द टर्म फार्माकोलॉजी originated from the Greek word pharmacology originated originated from the Greek root
Greek root, Greek root, pharmaco, pharmaco, which means medicine, which means medicine. मतलब जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो ग्रीक रूट फार्माको से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है मेडिसिन। अब यहाँ देखो, फार्माकोलॉजी कंटेन थ्री मेन ब्रांचेस। फार्माकोलॉजी contains contains three main branches. Three main branches. Three main branches. तो कौन कौन सी मेन ब्रांचेज हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर देते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच है वो क्या है, फार्माको काइनेटिक्स। फार्माको काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक मतलब मूवमेंट्स, मतलब इसके अंदर जो ड्रग है उसका मूवमेंट बॉडी के अंदर होगा। तो फार्माको काइनेटिक्स क्या होती है देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर टू फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर टू रेफर टू रेफर टू द absorption absorption first step, distribution distribution absorption distribution, metabolism metabolism एंड एक्सक्रेशन, मतलब बॉडी से बाहर, एक्सक्रेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ ए ड्रग in a living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो वो क्या रेफर करता है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर टू ऑब्जॉर्प्शन, ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग का एक्सक्रीशन। तो ये चार स्टेप फॉलो होते हैं, तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब अपन देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स देखते हैं, तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, तो थर्ड सेकंड ब्रांच है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोडायनेमिक्स it is the study of the it is study of the biochemical and physical effect of and physical effect of physical effects of drugs and the mechanism of drug mechanism
mechanism of drug mechanism of the drug action in living organism। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो फार्माकोडायनेमिक्स होती है, अपन ने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स पहला पार्ट, सेकंड ब्रांच अपन पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स है वो क्या करती है, इट इज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल, मतलब ड्रग के बायोकेमिकल कंटेंट्स के बारे में, और फिजिकल इफेक्ट और जो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो ड्रग का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में स्टडी की जाती है, तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर तो फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या हो सकता है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बॉडी व्हाट डज विथ ड्रग, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो बॉडी वो ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, तो ड्रग के साथ अब्जॉर्प्शन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, और बॉडी उसको ड्रग को एक्सक्रीट आउट करेगी बॉडी से। तो ये शॉर्ट वर्ड में हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में अपन को समझना है। फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोडायनामिक्स अपन शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स के अंदर क्या होगा कि व्हाट ड्रग डज विथ बॉडी, मतलब कहने का मतलब ये है कि फार्माकोडायनामिक्स के अंदर जो ड्रग्स है वो बॉडी के साथ क्या करती है। तो जो ये इफेक्ट होगा, जो इसके अंदर सारी स्टडी की जाएगी, वो इसी चीज की जाएगी कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या एक्शन करती है, क्या मैकेनिज्म करती है, और इफेक्ट कितना इफेक्ट डालती है, और मैकेनिज्म कैसे एक्शन करती है। एक्शन ऑफ मैकेनिज्म देखा जाएगा उसका। तो यहाँ तक हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। थर्ड अपन ब्रांच देखते हैं यहाँ। थर्ड ब्रांच फार्माकोलॉजी की, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अपन ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ी फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंदर अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन ने देखा कि रेफर टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड ब्रांच अपन ने पढ़ी फार्माकोडायनामिक्स, जिसके अंदर बायोकेमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग का देखा जाता है, और एक्शन ऑफ मैकेनिज्म देखा जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन शॉर्ट में बोले वन वर्ड के अंदर, वन सेंटेंस के अंदर, तो बॉडी व्हाट डज विथ ड्रग्स, बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ये सारा एक्शन, ये सारी जो मैकेनिज्म है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती है। दूसरा, अपन फार्माकोडायनेमिक्स को अगर एक वर्ड में, एक सेंटेंस के अंदर बोलना चाहें, तो अपन बोल सकते हैं व्हाट ड्रग डज विथ बॉडी, जो ड्रग होती है वो बॉडी के साथ क्या करती है। तो ये सब स्टडी की जाती है फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। तीसरी जो ब्रांचेज है वो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इसके अंदर क्या होता है, रेफर टू द यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज ट्रीट डिजीज कंडीशंस। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर बीमारियों, जो जो ड्रग्स होती है उसका क्या यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है बीमारियों से बचाने के लिए और बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। बीमारी ना हो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बीमारी होने के बाद बीमारी ठीक हो जाए इसके लिए भी यूज करते हैं।
आगे अपन देखते हैं आगे अपन देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? द टर्म काइनेटिक्स मीन्स द टर्म काइनेटिक्स मत मीन्स काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मूवमेंट मूवमेंट देयरफॉर देयरफॉर फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स refer to a drug movement a drug movement a drug movement through the body through the body including how the drug is through the body including including the drug is how the drug is। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट्स होता है, उसके अंदर उसी को बोलते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो रेफर टू बॉडी मूवमेंट थ्रू द बॉडी इंक्लूडिंग हाउ द बॉडी ड्रग इज। तो क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके अंदर मूवमेंट करने के? पहला होता है अब्जॉर्प्शन। ड्रग लेने के बाद अब्जॉर्ब्ड होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी। उसके बाद क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइज्ड। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड। अब अपन वन बाय वन के बारे में देखते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे अपन। अब्जॉर्प्शन। तो ये अपन ने देखा कि अपन इन चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो देखते हैं अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन covers the progress of a drug covers the progress of a drug from the time is administered the is time it's administered हाँ administered through through the time it through the time through the time it passes to the tissues until it become available
until it become available available for use by the body used by the body on a cellular level on a cellular level on a cellular level. Drugs are primarily absorbed through passive or active transport through passive or active transport. कहने का मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन कवर द प्रोग्रेस ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द टाइम्स इज एडमिनिस्ट्रेड। मतलब जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन लेते ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। थ्रू द टाइम इट पासेस टू द टिश्यू टिश्यू में जाती है, टिश्यू को पास होती है ड्रग अंटिल इट बिकम अवेलेबल यूज फॉर बाय द बॉडी। ये बॉडी के यूज के लिए अवेलेबल होती है तब जब तक कि ये प्रोसेस चलती रहती है। ड्रग आर प्राइमरी अब्जॉर्ब थ्रू पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेलुलर लेवल पे ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेथड होते हैं, वो अपन फिर कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये इन मेथड्स के द्वारा ये जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर। अपन देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड नो सेलुलर एनर्जी required no cellular energy because the drug because the drug moves because the drug moves from an area of higher concentration to one of lower concentration. Move from move from an area of higher concentration to area of lower concentration. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पेशियो ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर सेलुलर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे सेलुलर जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो हायर लेवल से, जहाँ पे जिस एरिया के अंदर लो कंसंट्रेशन कम होगी ड्रग की, वहां मूवमेंट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली होगा, उसके अंदर किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट अकर वेहन इट अकर वेहन स्मॉल मोलिक्यूल्स it occur when small molecules diffuse across membranes। मतलब ये कब होता है, जब ये जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के वो डिफ्यूज हो जाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आर पार। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं डिफ्यूजन, पढ़ते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन होता है मूवमेंट फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? तो जो अब्जॉर्प्शन के अंदर जो एनर्जी यूज होता है
जो सेलुलर एनर्जी यूज नहीं होती लेकिन ड्रग का मूवमेंट होता है, तो वो किस वजह से होता है? तो वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन की वजह से क्यों होता है? कि डिफ्यूजन जो मूवमेंट होता है, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट। डिफ्यूजन हो गया, molecule diffuse across membrane stop stop when drug concentration drug concentration on both sides of membrane equalize. Stop when drug concentration on both side both side of the membrane equivalent या equalize. मतलब जो ड्रग का जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो कब रुकेगी? जब सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, तो ड्रग का जो मूवमेंट है वो, अब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगा। आगे देखते हैं। अपन ने देख लिया पैसिव ट्रांसपोर्ट, देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, किसी सेलुलर एनर्जी की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस काम करती है। कि बॉडी के अंदर पहले से ड्रग होती नहीं है, तो अपन ड्रग देंगे तो बॉडी के किसी पार्ट में वो सबसे पहले जिस पार्ट के अंदर जाएगी उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन होगी उस पार्ट के अंदर। तो हायर कंसंट्रेशन से बॉडी के अंदर जो वो ड्रग है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूवमेंट करेगी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस के अंदर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूवमेंट होता है, और जब मेम्ब्रेन के दोनों साइड कंसंट्रेशन ड्रग की सेम हो जाएगी तो डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगी। अब अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इस मेथड के अंदर रिक्वायर रिक्वायर सेलुलर एनर्जी सेलुलर एनर्जी टू मूवमेंट टू मूवमेंट energy to movement drug from an area of from an area of lower concentration to lower concentration lower concentration to one of higher concentration. Active transport is active transport is used to absorb electrolyte electrolytes such as sodium and potassium such as sodium and पोटेशियम। सोडियम को Na+ से इंडिकेट करते हैं, पोटेशियम को K- से इंडिकेट करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ड्रग को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट जो सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्पेशली किस यूज के लिए होती है? अब जो सोडियम एंड पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए जरूरी होती है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने पढ़ लिया अब्जॉर्प्शन, पढ़ लिया फर्स्ट पार्ट, पढ़ लिया अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स का। अपन पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके अंदर देखते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Drug distribution is the process by which a drug is delivered. Process by which a drug is delivered to tissue. Drug is delivered to the tissue and fluids of the body. And fluids of the body. Fluids of the body. Distribution of an absorbed drug within the body. Distribution of an absorbed drug within the body. Within the body. Within the body depends on blood flow, solu- solubility, and protein binding. Binding. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कितना है, जो ड्रग है उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, और जो ड्रग है उसकी प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कितनी है। क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन काफी मात्रा में होता है, प्रोटीन बाइंड करके जहां जहां प्रोटीन जाएगा वहां वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कब होती है? जब डिलीवर हो जाता है टिश्यू एंड फ्लूइड ऑफ द बॉडी। जो जो जिस बॉडी एंड फ्लूइड के अंदर टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो ड्रग अब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद जहां जहां फ्लूइड जाएगा वहां वहां ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर ए ड्रग रीच द ब्लड स्ट्रीम। आफ्टर द ड्रग रीच द blood stream, its distribution in the body, its distribution distribution in the body depends on blood flow. The drug is, जैसा कि मैंने बताया, drug is quickly distributed to organ. Drug is quickly distribution quickly distributed to the organs with a large supply of blood. Large supply of blood, such as heart, liver and kidneys. मतलब जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पर डिपेंड करता था कि किस पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कितना है। तो ये जो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ब्लड फ्लो होता है, लिवर के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है, और किडनीज के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो मेडिसिन है, जो सॉरी जो ड्रग्स है, वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गन के, इन किन ऑर्गन के पास, जिनके पास ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, जैसे कि हार्ट, लीवर है, किडनी। आगे और डिस्कस करते हैं अपन कि द एबिलिटी ऑफ ड्रग क्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। द एबिलिटी ऑफ ड्रग
ability of drug ability of drug to cross a cell membrane depend on whether the drug depends on depends on whether the drug is water soluble or lipid soluble lipid soluble मतलब जो ड्रग की जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जो एबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल है या फिर लिपिड सोल्यूबल है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेती हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कौन से होते हैं? दोज capable of dissolving in fat, वो ड्रग्स जो फैट के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। इजीली क्रॉस थ्रू सेल मेम्ब्रेन ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर जो ये होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन की होती हैं ये वाटर सोल्यूबल जो फैट सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं वो जो फैट सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका क्या काम होता है कि उनका काम ये होता है कि वो सारी के सारे ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं जो फैट सोल्यूबल होती हैं वो जल्दी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं। और जो दूसरी ड्रग्स होती हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होती हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स वाटर सोल्यूबल ड्रग्स water soluble those capable of dissolving in fat capable capable dissolving in water cannot cross cell membrane easily। तो इसके कहने का मतलब है कि जो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं कि इजीली क्रॉस कर जाती है सेल मेम्ब्रेन को। इसका क्या कारण है कि जो फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी थी? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। मतलब कौन सी ड्रग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर वो ड्रग जल्दी जाएगी जो कि फैट सोल्यूबल होती है। वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो उनका अब्जॉर्प्शन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लो हो पाता है, जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। एज ए ड्रग ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी it it comes in contact with protein
with protein such as plasma protein such as plasma protein, albumin. albumin. The drug can either remain the drug can either remain free or bind to the protein. ड्रग अब्जॉर्प्शन इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन से प्रोटीन के साथ कितनी बाइंड हुई है, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है. द ड्रग द पोर्शन ऑफ ड्रग दैट प्रोटीन बाउंड द portion of drug that bound the protein the portion of the drug that protein bound is inactive and cannot produce a therapeutic effect. Cannot produce a therapeutic effect. तो जैसे कि मैंने बताया, अगर प्रोटीन के साथ अगर ड्रग बॉन्ड नहीं होती है तो वो ड्रग है तो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे पाएगी. ठीक है. तो मतलब अगर कोई प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड हो जाती है, जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे सकती. मतलब वो ड्रग कैन नॉट प्रिवेंट एंड कैन नॉट ट्रीट द डिजीज कंडीशन. ठीक है. वो तो प्रोटीन के साथ बाइंड होगी तो कहाँ से इफेक्ट करेगी बॉडी के अंदर. तो यहाँ पे देखो, ओनली द फ्री या फिर अनबाउंड पोर्शन रिमेन एक्टिव. तो इसका कहने का मतलब द पोर्शन ऑफ ड्रग प्रोटॉन बाउंड इज इनएक्टिव. जो ड्रग का जो पोर्शन होता है जहाँ पे प्रोटीन बाइंड होता है वो इनएक्टिव होता है, तो इस वजह से जो ड्रग होती है वो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं कर पाती है. जो अपन ने पढ़ा था कि थेरापेटिक फार्माकोथेरापेटिक्स वो होती है, थर्ड ब्रांच होती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रिवेंट एंड ट्रीट किया जाता है डिजीज को. तो वो अगर प्रोटीन जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो वो में जो वो ड्रग है वो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं दे पाएगी. तो केवल वो ही ड्रग थेरापेटिक इफेक्ट दे पाएगी जो प्रोटीन से बाउंड नहीं हुई है या फिर फ्री है. अपन ने ये दोनों चीजें डिस्कस कर ली. इसके अलावा अपन देखते हैं थर्ड स्टेप फार्माकोकाइनेटिक्स का, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है देखते हैं. ड्रग मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग आल्सो known as बायो ट्रांसफॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है. मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी.
आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसी मेरी कोशिश है। हाँ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू द बॉडी रेफर टू द बॉडी रेफर टू द बॉडीज ability to ability to change a drug change a drug change a drug from from its dose from its dose from to a more to a more water soluble water soluble water soluble form that can later be excreted। मतलब ड्रग जो मेटाबॉलिज्म है उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। अब जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता क्या है? वो बॉडी की एबिलिटी होती है जो कि ड्रग को चेंज कर देती है मोर वाटर सोल्यूबल के अंदर। मतलब उस ड्रग को जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी वो क्या होता है, वो बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो ड्रग को मोर वाटर सोल्यूबल के अंदर बदल देती है, जिससे कि वो बाद में लेटर ऑन मतलब बॉडी में यूज होने के बाद वाटर के थ्रू एक्सक्रीट यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये होता है, मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बॉडी चेंज हो जाएगी, बॉडी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज ड्रग फ्रॉम इट्स डोज फ्रॉम द मोर वाटर सोल्यूबल। मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगी ताकि बॉडी में फंक्शन करके अपना बाद में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। नेक्स्ट दो स्टेप पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे अपन? फोर्थ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आउट आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर पढ़ते हैं ड्रग एक्सक्रीशन रेफर टू द एलिमिनेशन elimination of a drug from from the body from the body drug are excreted by kidney drugs are excreted by the kidneys and leave the body leave the body through urine leave the body through urine। मतलब किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है और बॉडी यूरिन के द्वारा बॉडी को छोड़ देती है। हाउएवर drugs can also be excreted through the lungs exocrine glands sweet gland salivary gland और mammary glands skin and intestinal tract skin and intestinal tract तो इनके द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। तो मतलब क्या होता है कि एक्सक्रीशन अपने पढ़ा, एब्जॉर्प्शन के बाद अपन ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अपन ने पढ़ा मेटाबॉलिज्म जिसका दूसरा नाम होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद पढ़ा अपन ने एक्सक्रीशन।
तो देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ half life of half life of a drug refer to drugs drug refer drug refer to the time refer to time it take for half of the drug half of the drug half of drug to be eliminated by the body knowing how long a drug remain in the body knowing how long a drug remains in the body helps determine how frequently a drug should be administered administered मतलब इसका कहना चाहता ये जो हाफ टाइम होता है हाफ लाइफ टाइम उसका क्या होता है हाफ लाइफ क्या होता है हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग रेफर टू द टाइम इट टेकन फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू द एलिमिनेटेड बाय द बॉडी मतलब हाफ लाइफ कब होती है हाफ लाइफ का मतलब होता है कि बॉडी से आधा हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड बाय द बॉडी से हाफ जो ड्रग है बॉडी से हाफ होने के लिए कितना टाइम लेती है तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ knowing how long a drug remains in the body help determine how frequently a drug should be administered मतलब हाफ लाइफ से ये पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना बार बार करना पड़ेगा इससे हेल्प मिलती है तो आज की क्लास में इतना ही डियर स्टूडेंट होप सो आपको समझ में आया होगा आप उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला आज अपने डिस्कस किया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के थ्री ब्रांचेस के बारे में जिसके अंदर अपने फर्स्ट डिस्कस किया है फार्माकोकाइनेटिक्स सेकंड अपने डिस्कस किया है फार्माकोडायनेमिक्स थर्ड अपने डिस्कस किया है फार्माकोथेरापेटिक्स तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है व्हाट बॉडी डज विथ ड्रग मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है तो उसके अंदर अब्जॉर्प्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेटाबॉलिज्म होता है एक्सक्रीट आउट होता है उसके अलावा अपन देखते हैं कि सेकंड पार्ट होता है फार्माकोडायनेमिक्स उसके अंदर कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या एक्शन करती है क्या एक्शन ऑफ मैकेनिज्म करती है उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है और बायोकेमिकल उसका इफेक्ट देखा जाता है फार्माको थेरापेटिक्स जो कि थर्ड ब्रांच है उसके अंदर क्या किया जाता है उसके अंदर जो ड्रग होती है उसका यूज किया जाता है बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए बीमारी से बचाव के लिए और बीमारियों को ट्रीट करने के लिए तो थैंक यू वेरी मच होप सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच